हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आ गए हम अपनी बसंत बुक का थर्ड चैप्टर हमारा कौन सा है? बस की यात्रा। तो ये चैप्टर जो है लिखा हुआ है हरिशंकर परसाई जी द्वारा। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब क्या होता है कि कहीं यात्रा कर रहे हैं और उसका पूरा विस्तृत वर्णन जो है हम कहीं पर लिख कर रहे हैं। तो वृत्तांत यानी यात्रा का वर्णन करना हमारा क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। दूसरा, ये एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। मतलब आपको जब हम ये पार्ट पढ़ाएंगे तो आप खाली अपनी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखिएगा। आप उस सारी चीज़ों को जो है एक इमेजिनेशन में देखिए, आप उस जगह मौजूद हो कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं और उसी की एक सीट पर आप बैठे हो। उस चीज़ को, हर एक चीज़ को आप इमेजिन करते हुए चलेंगे ना, तो आपको बहुत हंसी आएगी इस पार्ट में जैसे जैसे चीज़ों को बताया गया है, लिखा गया है, वर्णन किया गया है कि कैसे बस की हालत थी, किस तरीके से जो है लेखक ने यहाँ पर ट्रैवल किया। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि क्या कहा है यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने। तो बात कहाँ से शुरू होती? बस की यात्रा नामक यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। तो प्राइवेट जो बसें चलती हैं वो चलती ही रहती हैं। मतलब आप उनकी मेंटेनेंस नहीं करते हो और बहुत ही खस्ता हालत में वो रहती हैं और चलती रहेंगी, लोगों को बैठाती रहेंगी। कब क्या हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कहाँ बंद हो जाए, कहाँ टायर ब्रस्ट हो जाए, कहाँ पेट्रोल लीक हो जाए या बह जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ ये चीजें। अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। मतलब अब मेंटेनेंस करेंगे तो पैसा लगेगा, तो बस वो मुनाफा कमाते जाइए उससे, और गाड़ी की हालत चाहे जितनी खच्चर हो जाए उससे मतलब नहीं। अगर भाई होगी तो यात्रियों की भी जान को तो खतरा रहेगा। अगर बस कहीं मान लो खराब हो जाती है, एकदम से मान लो कोई भी खराबी आती है, बस कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, तो यात्रियों की जान को खतरा बनता है कि नहीं बनता है? तो मुनाफा कमाने के चक्कर में लगे हैं और यात्रियों की जानों को जो है वो खतरे में डाल देते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। कहाँ जाना था उनको? जबलपुर जाना था। लेखक और उनके 4 साथी यानी टोटल 5 लोग हैं। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। मतलब अब इन लोगों ने कहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया कि जहां से भी थे यहाँ से इन्होंने एक कंपनी की बस का टिकट बुक किया कि यहाँ से हम पन्ना जाएंगे और फिर पन्ना से उनको सतना जाना था। और ये दोनों ही यात्राएं वो एक ही कंपनी की बस से करने वाले थे। जिससे वो पन्ना पहुंच रहे थे उसी से वो पन्ना से सतना जाने वाले थे। उन्होंने टिकट बुक कराया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे, मतलब रात भर ट्रैवल करके वो मॉर्निंग में पहुंच जाना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था, यानी कि सुबह सुबह उनको अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। जहां पे भी वो काम करते हैं उनको वहां जाकर अपना काम शुरू करना था, ऑफिस में ज्वाइनिंग देनी थी। कुछ समझदार लोगों ने इस बस यात्रा ना करने की सलाह भी दी थी। कुछ जो अच्छे लोग थे, समझदार थे, उन्होंने लेखक और उनके मित्रों को इस बस से यात्रा ना करने की सलाह दी कि भैया इस बस से मत जाओ, इन बसों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन तब भी जो है जाते हैं। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर दशा में थी। अब जब वो टिकट तो ले चुके थे, अब जब वो बस के पास पहुंचे तो उन्होंने बस की क्या कंडीशन देखी? बुरी तरीके से टूटी फूटी जर्जर हालात में वो बस थी। जैसी आपको फोटो में दिखाई गई है, समझ लीजिए वैसी ही एक बस थी। किसी वृद्धा की तरह वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी हो। अब यहां पर क्या दिया कि कोई एक वृद्धा, एक बूढ़ी स्त्री होती है ना, तो कैसे होती है? एकदम उसके बाल, हाँ, झुर्रियां पड़ चुकी होती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चल नहीं पाती है, झुक जाती है। तो उसी से तुलना करते हुए उन्होंने बोला कि जैसे एक वृद्धा जो है सैकड़ों साल पुरानी है, बहुत उम्र की हो जाती है, उसी तरीके से उस बस की भी हालत हो रही थी, बिल्कुल जर्जर, यानी कि बूढ़े, अपनी जो है वृद्धावस्था में वो बस आ चुकी थी। उसे देखकर यही लगता था कि वह चलेगी भी या नहीं। अब उसको देखकर ये वो, मतलब सोचिए उस बस की क्या कंडीशन होगी। आप खाली इमेजिन कीजिए कि उस बस को देख के ये चीज सोचा जा रहा था कि ये चलेगी भी या नहीं, कि ये कबाड़ खाने जाने के लिए खड़ी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में वो बस थी।
वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। पूजा के योग्य मतलब कि अब उसको आप रख दीजिए, सारा काम उसने आपको जीवन भर दिया है, अब उस पे माला चढ़ा दीजिए और उसकी आरती उतारिए। अब उससे काम लेने वाला नहीं है कि अब उससे आप काम बिल्कुल मत लीजिए, अब उसे किनारे रख दीजिए और उसकी आरती उतारिए। इस पर सवारी कैसे जाए? अब उन्होंने सोचा कि भाई ये हालत ऐसी है, इस पर सवारी जाएगी भी तो भाई कैसे जाएगी, बड़ा परेशान हो गए। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे, यानी कि उस बस में, जिस कंपनी की ये बस थी, उस कंपनी के एक जो है हिस्सेदार भी थे। मतलब होता है ना, एक कंपनी के कई लोग होते हैं, चल मिलकर चला रहे होते हैं, तो एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे। जब ये लेखक जा रहे थे तो उसी में वो भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। अब भाई जब वो कार्य कर रहे थे तो लग रहा था कि नहीं भैया, जब ये सवारी कर रहे हैं तो बस सही होगी, और वो औरों को सांत्वना दे रहे थे कि नहीं बस बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत अच्छे से चलेगी। ये हिस्सेदार सभी यात्रियों को बोलकर उन्हें सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि बस की हालत बुरी थी, लोग चढ़ने को नहीं तैयार थे। भाई अब हिस्सेदार अगर उसमें ट्रैवल कर रहा है तो मतलब कि बस सही सलामत है, लोगों को ये विश्वास हो जाएगा, तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। अब जो दशा थी, जैसे हम देख रहे हैं, अब मान लो हम सपोज हमें कोई ऐसी चीज देखेंगे कि नहीं भैया, अब मान लो हम जैसे एक नाव में ट्रेवल कर रहे हैं, अब हमें दिखेगा भैया नाव तो टूटी फूटी है, पता चला पानी में गई, इसके अंदर पानी भरने लगा, तो अब हमको तो खतरा है, तो हम तो नाव में नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से जो लेखक है और उनके जो 4 मित्र थे, वो जो है बस की कंडीशन देखकर इसमें यात्रा करने का फैसला नहीं कर पा रहे थे, हम जाएं या नहीं जाएं। उनके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली वर्षों से भी ज्यादा विश्वसनीय है। तो उन्होंने मतलब उनके एक मित्र थे, उन्होंने याद दिलाया कि डॉक्टर हैं, वो क्या थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने बताया कि आप विश्वास रखिए, ये बस जो है बस नई नवेली है और बहुत अच्छी चलेगी, विश्वास दिला दिया उनको। तो वो लोग बैठने के लिए तैयार हो गए। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। अब डॉक्टर ने जब यकीन दिला दिया तो भैया वो भी जाकर बस में बैठ गए। वो लोग सब लोग जो छोड़ने आए थे वो लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। मतलब अब जो लोग उनको रिश्तेदार उनको वहां स्टेशन पे छोड़ने आए थे, मतलब बस स्टॉप पे छोड़ने आए थे, वो बस में बैठे उनको ऐसे देख रहे थे कि अब ये दोबारा नहीं मिलेगा, अब ये स्वर्गवासी होने वाला है, मरने वाला है। तो लोगों की आंखों में देखकर जो भाव लेखक पढ़ रहे थे वो ये थे कि मतलब अब जो है ना, मैं बचने वाला नहीं हूं। वो इस तरीके से मतलब आश्चर्यचकित होकर देखना कि अरे यार इतनी खटारा बस में आदमी जा रहा, बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो वो जो भाव था वो लेखक उन सभी की आंखों में पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे कह रही हो कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब उनकी आंखें जब पढ़ रहे थे लेखक, तो वो क्या देख रहे थे कि भैया जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है और जाने के लिए कोई बहाना चाहिए। मतलब अब कोई व्यक्ति मरेगा तो उसे कोई तो बहाना चाहिए। कभी मानो कोई लोग तो क्या होते हैं 2-2 3-3 मंजिल से गिरने के बाद भी नहीं मरते, क्यों? क्योंकि उनका समय नहीं आया होता। और कोई क्या होता है, फिसल गया तो पता चला मर गया। तो बहाना एक मौत का जो होता है वो उन्होंने बोला कि वो हम ये सब चीजें उन लोगों की आंखों में पढ़ रहे थे कि तुम्हें मौत का बहाना, ये बस मिल गई है, अब तुम्हारा ये बहाना है कि अब तो तुम निकलने वाले हो, अब यहां से तुम गए। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट किया गया, पूरी बस खड़खड़ 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 करके खूब तेजी से हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। एक तो कुछ कांच तो टूटे हुए थे, अब जितने बचे थे वो भी इतनी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से वो भी गिरने की स्थिति में आ चुके थे। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर लेखक को घायल न कर दें। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। तो अब लेखक और भाई कोई ना कोई तो खिड़की के पास बैठेगा, तो लेखक भी वहीं बैठे थे। अब जब जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस हिलने लगी, बस हिली तो कांच हिलने लगे। अब उनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि एक आध कांच टूटकर हमारे ऊपर गिर पड़े और हमको घायल करे।
अब उसकी घरघराहट ऐसी थी मानो कि हम किसी इंजन पे ही बैठे हैं, बस जो है वो पूरा इंजन है और हम उसी इंजन पर बैठे हुए हैं, ऐसा प्रतीत। इंजन होता है ना, जब स्टार्ट करो बहुत तेजी से हिलता है, तो कंपन इंजन में होता है, बाकी गाड़ी में भी होता है लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा कंपन कहाँ होता है? इंजन में होता है। अब मगर पूरी बस ही इतनी ज्यादा कंपन कर रही थी, जैसे लग रहा था कि वो जाकर जो है इंजन के ऊपर बैठ गए हैं। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। क्या याद आ गई उनको? असहयोग आंदोलन, कि हम सहयोग नहीं करेंगे। किसमें नहीं सहयोग करेंगे? अंग्रेजों के किसी कार्य में। गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, तो वही आंदोलन की याद आ गई। जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। तो क्या था? असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का था, उनका क्या कहना, उसमें क्या था कि देशवासी अंग्रेजों की जितनी भी गलत नीतियां हैं उसमें सहयोग नहीं करेंगे, उनका पार्ट नहीं बनेंगे। उसी तरीके से इस बस के भी बाकी पुर्जों ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था, अर्थात वो बस के इंजन के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थे। इसी तो जैसे लग रहा था यहां पर असहयोग आंदोलन चल रहा है। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर भागी जा रही है। मतलब बॉडी इतनी बुरी तरीके से हिल रही थी कि जैसे लग रहा था बॉडी, आत्मा जो है वो बस की निकल के इससे भागने को तैयार है। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटक गया है। मतलब 8-10 मील जब इतने कंपन के साथ चलेंगे तो अपनी जगह तो स्थित रहेंगे नहीं। तो लेखक कूदते 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 ऐसा लग रहा था कि टूटी हुई जो सीट्स हैं उनके बीच में कहीं आकर फंस गया। अब दो बस सीट ऐसे होती है सिंपल बस की, अब वो बीच से हालत बुरी है तो सीट्स की भी हालत बुरी है, तो कहीं ऐसा लगा कि वो कहीं जाकर अटक गए हैं, इतना ज्यादा वो खड़बड़ खड़बड़ में उछल कूद कर चुके थे। चलती बस अचानक रुक गई। अब जो चल रही थी 8-10 मील एकदम से अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब भाई पता करोगे क्यों ट्रेन वो बस रुकी है, तो पता चला पेट्रोल की टंकी में एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। तो अब क्या हुआ? पेट्रोल टंकी में तो छेद हो गया था, तो वो गया और जितना भी पेट्रोल था वो निकाल कर ले आया। ड्राइवर अपनी सीट की बगल में रख लिया और नली से जो है वो एक पतली सी नली ली और नली से वो इंजन में डालने लगा। अब जहां पेट्रोल टैंक्स था वहां से नहीं जा रहा था, अब उसने नली से डालना शुरू कर दिया अपने बगल से। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी का मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब उनके भाई तो व्यंग तो था ही, तो उन्होंने बोला अब तो जो पेट्रोल कंपनी का मालिक है वो बस के इंजन को लेके आएगा, अपने पेट्रोल में रखेगा और धीरे धीरे उसको जो है जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है गोद में लिटा के ऐसे, वैसे वो उसको पेट्रोल पिलाना शुरू करेगा। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा भरोसा भी उठ गया। अब क्या था? बस की जो चाल थी, स्पीड थी, वो कम हो गई। अब लेखक ने जो विश्वास बना रखा था अभी तक, वो भी अब जाने लगा था बस के ऊपर से थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ही ना टूट जाए या ब्रेक ना फेल हो जाए। तो अब लेखक को क्या लग रहा था, ऐसा ना हो स्टीयरिंग टूट जाए या बस के जो ब्रेक हैं वो फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे क्योंकि उनसे टकराने का डर लग रहा था। बस अब जब खिड़की हिलती हुई चल रही है, बस ऐसे हिलती हुई चल रही है, तो अब हरे भरे पेड़ जो सड़क के किनारे थे उसको वो दुश्मन से प्रतीत हो रहे थे। ऐसा ना बस जाकर उसी से भिड़ जाए और एक्सीडेंट हो जाए, तो भैया वो भी एक खतरा लग रहा था। सड़क के किनारे झील देखने पर वो सोचता कि बस इसमें गोता ना खा ले, और अगर बस के सड़क के किनारे कहीं झील दिखती तो ऐसा ना हो कि बस हिलते डुलते जाकर उसी झील में गिर जाए और गोता लगा ले, यानी कि उसी में जाकर डूब जाए। ये डर जो जो रास्ते में चीजें आ रही थी उनको देख देख के लेखक के मन में डर उत्पन्न हो रहा था। इसी बीच बस पुनः रुक गई। अब लेखक ये सोच ही रहे थे, इसी बीच क्या हुआ, बस फिर से रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस ना चली। ड्राइवर ने बहुत प्रयास किया लेकिन बस नहीं चल पाई। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए उसे सहयोग मात्र बता रहे थे।
तो हिस्सेदार जो बैठे हुए थे जो कंपनी के, उन्होंने बोला कि भाई बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, ये संयोग मात्र है कि बंद हो गई। इतनी जर्जर हालात में भी वो बस को क्या बता रहे थे, एकदम फर्स्ट क्लास का बता रहे थे। कह रहे थे ये कुछ कोइंसिडेंस हुआ है कि जो ये बस बंद हो गई है। कमजोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई है। तो जो इस समय चांदनी फैली हुई थी, रात में सफर कर रहे थे, तो जैसा लग रहा था एक बुढ़िया जो है वो थक के एक किनारे बैठ गई है। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसके प्राणांत ही ना हो जाएं और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। तो अब लेखक को क्या लग रहा था, इतने सारे लोग बस में बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं इसका देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई और हम ही लोग को ये बस उठाकर ले जाकर इसका दाह संस्कार करना पड़े। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर इसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई थी। जो हिस्सेदार जी बैठे हुए थे उस कंपनी के, उन्होंने बस को खोला, ठोक-पीट की, बस चलने लगी। लेकिन अब बस की स्पीड और भी ज्यादा कम हो गई थी। पहले तो कम हुई थी जब इंजन बंद हुआ था, पेट्रोल भरा था। अब जब दोबारा रुकी, स्टार्ट की गई, तो अब उसकी जो स्पीड थी वो और भी ज्यादा कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती। मतलब वो पहले धीमे थी बहुत, अब अगल बगल से अगर कोई गाड़ी निकलती तो वो चुपचाप एक किनारे खड़ी हो जाती थी, ऐसा ना हो कि दूसरी गाड़ी आके हमसे टकरा जाए। ऐसी कंडीशन में बस चल रही थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची ही थी कि उसका एक टायर फट गया। अब तो एक पुलिया पड़ी, वहां पे उसका एक टायर ब्लास्ट कर गया। बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब बस की स्पीड कम थी तो गनीमत मानो कि कोई बस से उछली नहीं। अगर स्पीड में होती और टायर ब्लास्ट करता तो वो पुलिया वाला जो नाला था उसी में जाकर वो बस गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहा था। तो अब क्या है, लेखक का ध्यान किस पे गया, वो जो हिस्सेदार थे उनको देखकर, उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वो जानते थे कि इतनी कंडीशन बुरी है, लेकिन तब भी बेचारे इसमें सफर कर रहे थे। क्यों? दयनीय हालत, मतलब अपनी कंपनी की बस को चलाना चाहते थे कि चले, इसलिए वो इस बस पे वो सवारी कर रहे थे, लोगों को बताने के लिए। उनकी जैसी उत्सर्ग की भावना अत्यंत मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफर किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। तो मतलब वो खाली अपने साहस दिखाने के लिए नहीं, कंपनी को चलाने के लिए ये कार्य कर रहे थे और उनमें इतना उत्साह और इतना साहस था। तो इनको ये चीजें कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए थी, जाकर भैया कहीं सिपाही बन जाते, इतना साहस वहां दिखाते। ये फालतू की जगह पे अपना साहस क्यों व्यर्थ कर रहे थे। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन में नेता होना चाहिए था। मतलब कोई आंदोलन होता तो उसमें उनको नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार कर रहे होते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। अब क्या है, मान लो ये अगर बस सपोज नाले में जाके गिर गई होती और यात्रियों की उसमें मृत्यु हो गई होती, साथ में हिस्सेदार भी मरते, तो भगवान जी जो है वो बाहें फैलाए उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते कि इस व्यक्ति ने जो है अपनी जान दे दी मगर टायर नहीं बदलाया। तो ये मतलब उनको उपाधियां दे रहे थे लेखक तरह तरह की। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। अब क्या हुआ, दूसरा टायर लगाया गया और बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। मतलब उनके जितने भी मित्र और खुद जी, अब उनको पन्ना पहुंचना था, वो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमें नहीं लगता कि इस कंडीशन में हम पन्ना पहुंच भी पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक में चले जाना है। उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी सारी जिंदगी इस बस में ही बीत जाएगी। मतलब समय इतना धीमे धीमे कट रहा था, उनको लग रहा था कि हमारी सारी जिंदगी इसी बस में बीत जाएगी और हम सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे।
इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं थी। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। उन्हें लगा अब ये जो पृथ्वी जो है उनकी कोई मंजिल नहीं, इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं, अब उन्हें कहाँ जाना है, सीधे मृत्यु को जाना है। अब उन लोगों ने सारी चिंता छोड़ दी और बस में आराम से हंसी मजाक करते हुए आगे का सफर बिताने लगे। तो ये जो वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया एक व्यंग्यात्मक था। बहुत जगह ऐसी लाइन्स थी कि हमको हंसी आए, बस हमने आपसे बोला था आपको इमेजिन करना है। आई होप आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं हमसे। तो पहला क्या दिया है, कारण बताइए। क्या बता रहा है, मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जागी, इसका कारण बताना है। क्या कारण था भाई, वो हिस्सेदार जानता था कि बस की इतनी बुरी हालत है कि उसका चलना मुश्किल है, टायर की कंडीशन बुरी है, इंजन बुरा है, सीट्स बुरी, मतलब ऑल ओवर पूरी बस बुरी है। उसके बावजूद वो व्यक्ति उस बस में सफर कर रहा था। अब जो लेखक थे और उनके मित्र थे और या बाकी यात्री थे वो इस कंडीशन के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए अनजान में आकर बैठ गए। लेकिन हिस्सेदार तो बस की पूरी कंडीशन को जानता था, उसके बावजूद वो उस बस में ट्रैवल कर रहा था। तो इसलिए जो है लेखक को उनके प्रति श्रद्धा आ रही थी कि मतलब अपनी जान को इन्होंने कितने बड़े जोखम में डाला है। ये श्रद्धा भाव इसी कारण से उनके मन में पैदा हो रही थी। तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। मतलब जानते थे कितनी बुरी है लेकिन तब भी वो बस को चलाने के लिए तैयार थे। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। इतनी बेकार बस थी लेकिन तब भी खूब तारीफ की, फर्स्ट क्लास बस है। अर्थ, मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। यानी कि अगर हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा मोह हो जाए तो हम उसका बलिदान नहीं कर पाते, चाहे अपने आप को त्याग दें मगर उसका हम बलिदान नहीं कर पाते। तो यहाँ पर वही भावना दिखाई गई है जिसे देखकर लेखक हतप्रभ थे हो गया और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। जब देख के एकदम ऐसे हो जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, तो क्या होता है कि अरे यार ये तो आदमी कैसा है, तो उनको श्रद्धा भाव ये चीज आ गई। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा साहस उन्होंने इस बस में जानते हुए बैठे हैं, तो इतना साहस उन्हें कहीं पर कोई नेता, यानी जहां पर आप वाकई अपनी बहादुरी और साहस का सही प्रदर्शन कर सको, आपको वहां जाना चाहिए। अर्थात मतलब किसी क्रांतिकारी का दल का नेता होना चाहिए। इस तरीके से लेखक ने यहां पर ये चीज बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी, मतलब जो समझदार लोग होते हैं वो ये इस वाली बस में सफर नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि वो वहां के स्थानीय लोग थे और जानते थे कि इस कंपनी की बसों की कितनी बुरी हालत है, और वो भी रात में। भाई दिन में तो चलो भैया होता है, तमाम मदद मिल जाती है, रात में तो लोग ऐसे भी सन्नाटा होता है, लोग रात में इस तरीके की खटारा बस में सफर नहीं करते हैं। तो ये कई लोगों ने सलाह दी थी। तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लोगों ने लेखक को सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए, और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह लगती है। तो कहने का क्या मतलब था, अब रास्ते में शाम को अगर हमने ये बस में बैठना शुरू किया तो सफर करते हुए रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। अब बस कहाँ जाके खराब हो जाए, कहाँ बंद हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब उस कंडीशन में हमें कहाँ पर रात बितानी पड़े, बस बंद हो गई, रात तो कहीं तो बितानी पड़ेगी, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं खेत में, कहीं जंगल में, कहाँ बितानी चले क्या पता। तो वो लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए ये बस क्या थी, डाकिन थी। डाकिन का मतलब क्या है, जो डायन होती, डाका डालती है, तो लोगों की जेबों पे वो डाका डाल लेती थी और कहाँ जाके इन लोगों को छोड़ दे किसी को कुछ पता नहीं होता था। ऐसा जैसे
सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? अब क्या हुआ था, उन्होंने क्यों बोला था कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं? जब जैसे ही बस स्टार्ट हुई, जब सब यात्री बैठ गए तो भाई बस स्टार्ट की गई। जब बस स्टार्ट की गई तो उसके स्टार्ट करने के कंपन से पूरी बस इतनी बुरी तरीके से हिल रही थी जैसे कि कोई इंजन हिलता है। तो वो इंजन, क्योंकि बस की तो हालत बुरी थी भाई, वो मजबूत तो थी नहीं। तो अब जब बस, इंजन तो कंपन करता ही है और इंजन भी पुराना हो चुका था तो वो जरूरत से ज्यादा कंपन कर रहा था। तो उसने जब कंपन यानी कि हिलना शुरू किया तो उसके साथ साथ पूरी बस बुरी तरीके से हिलने लगी, क्योंकि बस भी बहुत कमजोर थी। तो यहाँ पर लेखक को प्रतीत हुआ कि जैसे हम किसी इंजन के अंदर बैठे हैं, इतनी बुरी तरीके से बस हिल रही थी। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वह बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस झंझनाने लगी थी। बुरी कंपन होता लेकिन वो तो पूरी तरह झंझना हिल रही थी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठ गया हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरी शोर से हिल रहे थे। इतनी बुरी तरीके से झंझनाहट हो रही थी कि हर एक चीज खड़खड़ 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 आवाज बुरी तरीके से कर रही थी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो यहाँ पर बात क्या हुई, जब लेखक ने हाल देखी तो क्या है, ऐसी बस चल सकती है, ये हैरानी हुई थी। तो बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था कि जब वो स्टेशन पहुंचे थे, इतनी जर्जर बस थी, तो क्या ये बस चलती है, ये आश्चर्य करना सभी का स्वाभाविक था। हम भी देखेंगे अगर कोई जर्जी, क्या ये बस चलती है, इतनी बुरी कंडीशन में है तब भी चलती है, तो वो चीज हमको यहाँ पर देखनी थी। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। मतलब ये चलेगी ही नहीं, ये अपने आप भी चलने लगती, मगर स्टार्ट नहीं करो मगर चलने लगेगी। इस बात को सुनकर लेखक को हैरानी हुई थी कि मतलब इतनी बुरी कंडीशन में, जिसको हम सोच नहीं सकते कि हम इंजन भी स्टार्ट करेंगे तो ये चलेगी, मगर हिस्सेदार साहब क्या बोल रहे थे, ये स्टार्ट करने से नहीं चलेगी, अगर ये इसको हम बोल भी दे तो ये अपने आप सर्राटे से चलने लगेगी, इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास बस है। ये हिस्सेदार साहब यकीन दिला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? अब भाई बस की कंडीशन एकदम जर्जर थी, बहुत बुरी हालत में थी वो, अब वो सीधी चली नहीं पा रही थी, तो अब जो आसपास पेड़ लगे हुए थे किनारे, तो लग रहा था ऐसा ना हो बस उस पेड़ से जाकर टकरा जाए। तो इसी परिस्थिति में कि लेखक सोचते हैं आखिर ये पेड़ यहाँ क्यों लगे हैं भाई, ऐसा ना हमारी बस जाके यहाँ टकरा जाए। तो पेड़ उस कंडीशन में जो है लेखक को दुश्मन से प्रतीत हो रहे थे, ऐसा ना हो बस टकरा जाए और हम सबको कुछ आघात पहुंचे, इसलिए उन्होंने वहां पर पेड़ों को दुश्मन का प्रतीक बताया था। तो यहां इसको कैसे लिखेंगे, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, मतलब कहीं पे भी टूट जाएगी, तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था, यानी एक पेड़ निकल गया, अब भैया दूसरा पेड़ आ रहा होगा, इससे भी हम ठीक ठाक निकल जाएं, बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए, यही सोचते रहते थे। एक पेड़ तो सही सलामत निकल गया, दूसरा आ रहा है, भैया सही सलामत निकल जाए, ऐसे ना हो इससे टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। उनको बस ये लग रहा था कि ऐसा ना हो बस एकदम से अनियंत्रित हो जाए, कहीं स्टीयरिंग निकल जाए, ब्रेक फेल हो जाए और अनियंत्रित होकर वो किसी पेड़ से जाकर टकरा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य थे तथा कब शुरू हुआ?
इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर बताइए। तो इसमें बताया था, असहयोग आंदोलन की बात की गई थी। उसी तरह एक आंदोलन और हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आंदोलन किसके नेतृत्व में, कब और क्यों किया गया, ये हमें हिस्ट्री की बुक से पढ़ना है और उसकी जानकारी एकत्र करके हमको यहाँ पर देनी है। तो देखिए क्या दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। तो क्या 1930 में यह आंदोलन शुरू किया गया, महात्मा गांधी ने शुरू किया। क्या बोला इन्होंने, असहयोग, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी सरकार को किसी भी तरह का सहयोग प्रदान नहीं करना है भारतीयों द्वारा। अब देखो, उनके पास तो अंग्रेजी शासक थे, लेकिन वो सारी मात्रा में कामगर, नीचे तबके के लोग, इन लोगों को, ऑफिसर्स को वो इंग्लैंड से यहाँ नहीं ला सकते थे। तो उस कंडीशन में उनके अंडर में बहुत से भारतीय काम करते थे, बहुत से भारतीय लोग थे जो अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे। तो इस असहयोग आंदोलन द्वारा क्या किया, बोला गया था कि जितने भी लोग अंग्रेजी शासन में कार्यरत हैं, अंग्रेजी सरकार में कार्यरत हैं, वो असहयोग दे दें, मतलब वो सभी अपने पदों को छोड़ दें। तो ये आंदोलन दिया गया, इससे अंग्रेजी शासन को कार्य करने में प्रॉब्लम होती, संचालन में प्रॉब्लम होती, अपनी सरकार को चलाने में। तो और साथ ही एक डिमांड और की गई, पूर्ण स्वाधीनता, यानी कि अंग्रेज पूरी तरीके से यहाँ से चले जाएं और यहाँ की सत्ता यहाँ भारतीय लोगों के हाथ में दे दें। हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से। तो ये चीज की मांग हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा जी ने आंदोलन शुरू किया सन 1930 में। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी के दिन बिता रहा था, वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहा था। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक का कानून बनाया था। तो क्या हुआ था कि भाई बहुत गरीबी थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने बहुत लूटा। तो उस कारण क्या हुआ, यहाँ के गरीब लोग और गरीब होते गए और जो संपन्न थे उनके अंदर भी गरीबी आती गई। अब क्या हुआ, जो बिल्कुल गरीब थे वो बड़ी मुश्किल से नमक रोटी खा रहे थे। अब सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया कि मतलब नमक पे जब टैक्स लगेगा तो नमक और महंगा हो जाएगा। मतलब वो आम लोगों की तो छोड़, गरीब लोगों को तो छोड़िए, आम लोगों की पहुंच से भी दूर होने लगा था। तो भाई ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो गांधी जी ने क्या किया था, 12 मार्च सन 1930 को दांडी मार्च किया और खुद जाकर नमक बनाया। इस कानून को तोड़ा कि हम नमक का टैक्स नहीं देंगे, भले हमको नमक स्वयं बनाना पड़े। तो उन्होंने नमक स्वयं बनाया और इस कानून को, इस जो इन्होंने टैक्स लगाया था, इसका भी असहयोग किया उन्होंने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको चीज बताई कि कैसे देना है। आप चाहें तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी एकत्र करके इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया था। तो किस रूप में किया था कि यहाँ पर बस के बाकी पुर्जे इंजन का साथ देना छोड़ने लगे थे, यानी बस की आत्मा ही बस से निकल के बाहर जाने को तैयार थी। मतलब बाकी सारी चीजें, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, बस के बाकी पुर्जों ने बस के इंजन से कहना शुरू कर दिया था। इसी व्यंग्य से जो है लेखक ने चीज को बोला था। कैसे लिखेंगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया था। इससे अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। ठीक है, ये हम आपको समझा चुके हैं अभी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया, मतलब बस के संदर्भ में किया था। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा था कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही थी। जिस तरह अंग्रेजों की दमन पूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती ही जा रही थी। तो यहाँ कहने का मतलब क्या था कि भैया हमको छोड़ दो, अब हम नहीं चल सकते, हम अब असहयोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी जो है हमको आप चलाए जा रहे हो। ये सारी चीजें, मतलब बस की पुर्जे तरीके सब बोल रहे थे मुझको आजाद कर दो, लेकिन नहीं,
हम तो तुमको कैद में रखेंगे और चलाएंगे। इसी से उन्होंने व्यंग किया था इस पूरे जो है घटना के ऊपर, इस आंदोलन के थ्रू। तो यहाँ पर हमने आपको ये पूरा चैप्टर के पार्ट अच्छे से समझाया, क्वेश्चन आंसर समझाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस ध्यान से पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को बहुत ही इजी बनाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।